नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इन दिनों भारत के नेताओं के बीच हिंदू बनने की होड़ लगी हुई है, सनातन के रक्षक बनने की होड़ लगी हुई है। राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के द्वारा दरअसल राम मंदिर के समर्पण राशि में जो विवाद हुआ, जो समर्पण राशि में जो गड़बड़ी हुई, चोरी हुई, उसके बाद से देश के तमाम नेताओं को हिंदुओं की चिंता होने लगी है, हिंदुओं के समर्पण राशि की चिंता होने लगी है। वैसे तो यह विषय गंभीर है, बहुत साफ कह रहा हूं मैं, यह विषय गंभीर है, चाहे राम मंदिर हो या दक्षिण का कोई मंदिर हो। देश के किसी भी मंदिर या फिर मस्जिद हो या वक्फ की संपत्ति हो, अमानत में खयानत जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, इस समर्पण राशि में जो विवाद हुआ, उसके कारण आज हर व्यक्ति जो है अपने आप को बड़ा हिंदू दिखा रहा है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उसको बड़ी चिंता है कि दरअसल राम मंदिर के समर्पण राशि में गड़बड़ी हुई। अब चिंता उन लोगों को भी हो रही है जो कल तक यह कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम जन्मभूमि पर, भगवान राम की जन्मस्थली पर जो लोग यह कहते थे कि शौचालय बना दो, उन निकृष्ट लोगों को भी आज समर्पण राशि में हेरफेर की चिंता होने लगी है। आज तो कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट करा, उनको भी चिंता हो रही है। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो अदालत में खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि राम मंदिर पर जो फैसला है, अयोध्या पर जो फैसला है, जज साहब वो मत सुनवाइए, अभी मत सुनाइए, अभी मत सुनाइए, टाल दीजिए, टाल दीजिए। मुस्लिम पक्ष की ओर से जो पैरोकारी कर रहे थे, जो वहां बाबरी मस्जिद फिर से खड़ी करने की वकालत कर रहे थे, आज उनको भी हिंदू बनने का चस्का लगा है। अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं लोग तो अच्छी बात है, लेकिन जब हिंदुओं की चिंता हो रही है तो दिखावा मत कीजिए, हिंदुओं की वास्तविक चिंता कीजिए। जो लोग कल तक अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते थे, अगर आज वो हिंदुओं के इतने बड़े हितैषी हो गए हैं तो आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में जिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उन हिंदुओं के लिए आपके क्या विचार हैं, जरा वो देश को बताइए। ये आज मैं जानते हैं क्यों पूछ रहा हूं, आज ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं। आज ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज 36 साल बाद, पूरे 36 साल बाद सरला भट्ट नाम की एक हिंदू महिला, एक कश्मीरी हिंदू महिला, जिसको अगवा करके 1990 में अगवा करके 4 दिन तक जिसके साथ बलात्कार किया गया, उसके शरीर को नोचा गया और उसके बाद उसको गोली मारकर, गोली से छलनी करके उनका शत विक्षत जो शव था वो डाउनटाउन में फेंक दिया गया। आज 36 साल बाद सरला भट्ट की आत्मा को कुछ शांति मिली होगी। 36 साल बाद देश में कितनी सरकारें आई गई, जम्मू कश्मीर में क्या से क्या होता गया, लेकिन सरला भट्ट के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि इस देश में एक ऐसी राजनीतिक जमात है जो सरला भट्ट के हत्यारों के साथ, उनके बलात्कारियों के साथ गुटरगू कर रही थी, गुटरगू कर रही थी। वो आतंकवादी जो हिंदुओं का नरसंहार कर रहे थे, उन आतंकवादियों के साथ बैठकर बिरयानी खा रहे थे ये लोग। और इसीलिए सरला भट्ट जैसी ना जाने कितनी महिलाएं हैं जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव दिख रहा है, उस बदलाव का असर दिखने लगा है। सरला भट्ट के मामले में आज बाकायदा एक कोर्ट ने
चार्जशीट जो है वो तय कर दी। 737 पन्नों की चार्जशीट जो है वो कोर्ट में रखी गई और उसमें 5 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया है। अब इन 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा और जो चार्जशीट है, सोचिए 36 साल बाद सबूत जुटाना, 36 साल बाद गवाहों से गवाही लेना, एक एक सबूत जुटा करके 737 पेज की जो चार्जशीट है वो फाइल की गई है। और इसमें मुख्य आरोपी जो है वो यासीन मलिक है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का मुखिया, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है। वही यासीन मलिक जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाते थे। वो उस यासीन मलिक के इशारे पर सरला भट्ट की निर्मम हत्या की गई। और जानते हैं, चार्जशीट ये भी कहती है कि ये जो हत्या की गई ये दरअसल एक प्लानिंग के तहत की गई ताकि हिंदू हैं, हिंदू डर जाएं, खौफ के मारे वो घाटी छोड़ दे। और वही हुआ, हिंदुओं ने डरकर घाटी छोड़ दी और आज तक उनकी वापसी नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि जिनको हिंदुओं की चिंता है, आज वो तमाम नेता अयोध्या के साथ साथ एक नारा और लगाएं कि कश्मीर में जिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनको न्याय मिले और उनको न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का नरसंहार करने वालों के साथ ये लोग बिरयानी खा रहे थे। आज इस पर दो टूक जरूरी है। बंधी आस, 36 साल बाद इंसाफ। 36 साल बाद इंसाफ क्यों हुआ, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और कौन लोग थे जो सरला भट्ट और ऐसी गिरजा टिक्कू जैसी महिलाओं का बलात्कार के बाद उनकी हत्याएं हो गई, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनको कौन लोग थे जो इनको इंसाफ मिलने से रोक रहे थे? आज इस सब पर चर्चा होगी। इससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से बयान तक भी नहीं दिया गया। उनको बयान देने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई, पर कुछ बयान हैं, वो सुन लीजिए, फिर आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। 35 साल के बाद SIA उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वहाँ खोखे मिले थे, जो बुलेट्स के, उनसे जो हथियार रिकवर हुए थे JKLF से उससे मैच किया है। वो शायद मैच हुआ है और इसमें शायद 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, जिसका सबका बड़ा लीडर था यासीन मलिक, जो JKLF का चेयरमैन था। अगर ये चलान होता है तो बड़ा अच्छी डेवलपमेंट है। सरला भट्ट जैसा केस है, ऐसे ही केसेस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे कश्मीरी पंडितों का जो वहाँ से विस्थापन हुआ, क्योंकि लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया कि हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। खुशी की बात है, चार्जशीट लग गया है। इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 37 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। अगर 37 साल में नहीं हुआ तो कब होगा? फिर ये नहीं कि सरला भट्ट के केस में जितने भी विक्टिमाइज केस बेचारे हैं, हमारे टिक्कूलाल टप्पू जी है, नीलकंठ गंजू है, वो सतीश टिक्कू है, गिरजा टिक्कू है, किसको आज तक इन्होंने इंसाफ दिलाया? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की अब हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी के वक्त ही सबको इंसाफ मिला और इंसाफ अब जब मिलना है तो वो मिल ही जाएगा। लेकिन एक विडंबना है, एक बदकिस्मती है कि बहुत देर के बाद
कितने लोग और भी ऐसे होंगे जिनको इंसाफ देने की ज़रूरत है, और हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को। कम से कम उस केस को तो ओपन किया गया, और ताकि उसके रूह को शांति मिले, उनको सज़ा हो जाए जिन लोगों ने वो शर्मनाक ऐसा वाक़ात पेश किया जो इंसानियत का नाम खराब करती है। और ऐसे दरिंदों को तो फांसी भी कम है उनके लिए। और ऐसे वाक़ात बहुत सारे जम्मू कश्मीर में हुए, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने इस केस को खोला, हम मुबारकबाद देते हैं। सोचिए, सरला भट्ट, गिरिजा टिक्कू जैसी कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। लाखों कश्मीरी जो हैं वो बेघर बार हो गए, सैकड़ों लोगों की जानें गई, पर इंसाफ आज तक नहीं मिला। 37 साल बाद अब फाइलें खुल रही हैं, इंसाफ मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इनको इंसाफ देने से कौन रोक रहा था। इस पर चर्चा होनी जरूरी है। और वैसे ये भी बता दूं, इससे पहले अपने मेहमानों का परिचय करवाऊं, सरला भट्ट की जब हत्या की गई थी तो उसके बाद जानते हैं क्या हुआ था। आतंकवादियों के हौसले देखिए, आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद थे कि जब उनके अंतिम संस्कार, उनकी शव यात्रा निकाली जा रही थी, आतंकवादियों ने उस पर भी बम फेंके, अंतिम यात्रा जब हो रही थी उस पर भी बम फेंके। और जानते हैं, इतनी बड़ी घटना घटी जम्मू कश्मीर के उस वक्त के सिर्फ एक अखबार ने इस घटना को रिपोर्ट किया, और उसकी हेडिंग थी कि एक नर्स को गोली मार दी गई। सिर्फ एक छोटी सी हेडिंग, एक नर्स को गोली मार दी गई, और उस अखबार तक ने इस घटना के बारे में विस्तार से कुछ नहीं छापा। नेशनल मीडिया पर तो उन दिनों कश्मीर की चर्चा ही नहीं होती थी। क्यों? इन सब पर चर्चा जरूरी है। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे तक इन्होंने काम किया है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने लंबे अरसे तक काम भी किया है। वहाँ तिरंगा लहराने के लिए लाठियाँ भी खाई हैं आरपी सिंह जी ने। सोचिए, कश्मीर में तिरंगा लहराने के लिए आरपी सिंह ने लाठियाँ खाई हैं। मेरे साथ जो है सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ सैयद तजामुल जी हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं, तजामुल जी। और मेरे साथ जो हैं, मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जी हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने कश्मीर में सेवाएं दी हैं, और वहाँ की घाटी की जो है चप्पे चप्पे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। शुरुआत कर रहा हूँ आरपी सिंह जी और सैयद जवाद। शुरुआत के 1.5 मिनट, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँगा और आप लोगों को रिबटल करने का भी मौका दूंगा। तो सैयद जवाद भाई, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं? अगर 37 साल बाद इंसाफ मिल रहा है, 37 साल बाद जो है इनको जो है इंसाफ मिल रहा है, तो इंसाफ मिलने से रोक कौन रहा था 37 साल तक? ये मेरा सीधा सा सवाल है, बोलिए। जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, इंसाफ होना चाहिए, जिसके साथ भी कहीं पर भी जुल्म और ज्यादती हो, और इंसाफ जल्द से जल्द होना चाहिए। और इस केस में अगर इंसाफ मिल रहा है और इंसाफ मिलता दिख रहा है, तो बहुत जो है उनके परिवार वालों के साथ जो भी ये घटना हुई थी 37 साल पहले, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजरी होगी, इसका दर्द जो है वही लोग समझ सकते हैं। जैसा कि गुजरात के अंदर हुआ, जैसा कि मणिपुर के अंदर हुआ, जैसा जो हमने देखा रेप जो है उन्नाव के अंदर हुआ, जैसा जो है कठुआ के अंदर हुआ, जैसा जो है और भारत के अंदर रेप हुए हैं। बहुत सी महिलाओं को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और उम्मीद करता हूं कि ऐसी महिलाओं को इंसाफ जरूर मिलेगा, और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन जब 1990 के दशक की बात आएगी तो आपको ये भी बताना चाहिए कि उस वक्त की मौजूदा सरकार किसके पास थी, कौन केंद्र के अंदर था, कौन केंद्र को बाहर से समर्थन दे रहा था, कौन वो गवर्नर थे जो 2 बार जम्मू कश्मीर के अंदर 1990 के अंदर इंसर्जेंसी के दौर में बना करके भेजे गए और हालात खराब हो गए। सवाल तो ये भी साहब पूछे जाएंगे कि क्या अभी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर रेप की घटनाएं कम हो गई? ये हमारे सामने बड़ा सवाल है। इसको राजनीतिकरण से करके ना देखिएगा, ना उस चश्मे से देखिएगा जिससे राजनीति के अंदर
लोगों को कुछ एज लेने की जरूरत होगा। ये इंसाफ की बात है, ये महिला सुरक्षा की बात है। और ये जो अपनी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं साहब, ये इतने साल जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, ये क्या करते हैं? किसी की भी सरकार रही हो, ये क्या करती रहती? जांच एजेंसियां 20-20 साल, 30-30 साल, 35-35 साल, ये ऑफिसर जो है ये सोते रहते हैं। ओके, सैयद जवाद, सैयद जवाद 1.5 मिनट से भी ज्यादा हो गए, आप भी थोड़ा भावुक लग रहे थे, इसलिए मैंने रोका भी नहीं आपको। लेकिन आपने हमेशा की तरह, जैसा इस देश में होता आया है, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ उसका आपने बड़े आसानी के साथ सामान्यीकरण कर दिया कि जैसा बाकी देश के हिस्सों में हो रहा है वैसे ही वहाँ भी हुआ। तो यही जो है इस देश में चलता रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो क्या हुआ, वो तो बाकी देश में भी होता रहता है, और यही जो है इसलिए सामान्यीकरण कर दिए। क्या फ़र्क पड़ता है, मणिपुर में हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, तो अगर वहाँ भी हुआ तो फिर क्या हुआ, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। बिल्कुल महिला सुरक्षा का मामला है, आपको लगा महिला सुरक्षा का मामला है, अपने से महिला सुरक्षा से जोड़ दिया। हाँ, एक महिला के साथ सिर्फ ये महिला सुरक्षा का मामला नहीं है। बहरहाल आपके अपने विचार हैं, इस पर चर्चा जरूर करेंगे किस तरह से सामान्यीकरण किया गया, और सामान्यीकरण करने के कारण ही है कि आज तक जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिला। आरपी सिंह जी, आपने सैयद जवाद को सुना, देश के कई हिस्सों में हो रहा है, फिर सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात क्यों होती है भाई? अशोक जी, असल में क्या है कि ये बहुत आसान तरीका है कि एक जेनोसाइड को आप कहीं पर कुछ हुआ हो, कहीं दंगे हुए, उसे आप इक्वेट करते हैं। इन्होंने सब बोला, ध्यान करा आपने, इन्होंने 1984 का जिक्र नहीं किया। अभी हाल में सोनिया गांधी ने गाजा पे आर्टिकल लिखा था, उनके मुंह से तो नहीं निकला कि हम एक शब्द भी सतनामी बाई के बारे में बोले, या सरला भट्ट के बारे में बोले, या गिरजा टिक्कू के बारे में बोले। सरला भट्ट के साथ जो हुआ वह ऐसा था जो अमानवीय नहीं था, वो एक मैसेज था क्लियर कट। वादी के 5 लाख से अधिक हिंदुओं को वादी छोड़ने का ऐलान था। वहां से नारा रखता था रलेब गलेब चलेब, जिसका मतलब था कि आप बदल जाओ, कन्वर्ट करो, या आपको हम मार देंगे, और नहीं तो आप घाटी छोड़ जाओ। ये नारे लगते थे मस्जिदों से, वहां पे अजान के साथ साथ ये नारे लगते थे। ऐसा अजान के साथ कोई गुजरात के अंदर नारा नहीं लगा, और गुजरात के अंदर अगर 700 कुछ लोग मुसलमान मरे तो 250 के लगभग हिंदू भी मरे। परंतु क्या सोनिया गांधी ने जब अभी लिखा गाजा के ऊपर, तब उन्होंने इन 2 बहनों का नाम लिखा, गिरजा टिक्कू और सरला भट्ट का। अगर मैं गिरजा टिक्कू के बारे में बता दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया, बाद में आरे में उसको चरा दिया गया, बीच में से आरे में चरा दिया गया। कैसा गजब पाप है। परंतु इनको तो कंपेयर करके उसको डिसमिनेट करना, उसको छोटा करना है। परंतु अफसोस है कि आज वापस से जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि न्याय मिले, तब ये इस प्रकार से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इनसे पूछिए, वो जो रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाता था वो कौन लोग करते थे? वो जो बड़े बड़े मॉल खड़े किए इसी हत्यारे ने वहां पर, उसके बारे में क्या कहना है? 1 सेकंड बोलूंगा सर, मैं माफी चाहता हूँ, सेंड करो। और यही मामला नहीं है जी, एनआईए जिसमें ये बुक्ड है, जिसमें ये सजा काट रहे हैं, वही मामला था जिसमें पत्थरबाजों को पैसे देते थे देश के खिलाफ। और इसी देश के अंदर तिरंगा लहराने के लिए मुझे 4 घंटे जानवर की तरह पीटा गया था लाल चौक के अंदर तिरंगा लहराने के 4 घंटे जी। मैं और मेरे साथियों को जानवर की तरह पीटा गया। पानी मांगा, उसने पेशाब कर दे गया था, एसएचओ ने पकड़ो ये पी लो पानी। ये भारत के अंदर हो रहा था। ओके, आरपी सिंह जी, मुंशीराम बाग थाना नहीं, लाहौर का कोई जेल के अंदर बैठा हूं मैं। आरपी सिंह जी ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन एक जो बात सैयद जवाद ने की, मैं उसका आपसे एक काउंटर लेना चाहूँगा, फिर सैयद जवाद और बाकी लोगों के पास भी आऊँगा, बाकी मेहमानों के पास भी आऊँगा। लेकिन बार बार बात जो है, हमेशा कश्मीर का जब जिक्र होता है तब बार बार जो ये कहा जाता है, उस समय 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी, आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, वीपी सिंह की सरकार को, जगमोहन राज्यपाल थे, जगमोहन जी को आप लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जो है ये आता है कि वो जो स्थिति, मैं 37 साल का भी हिसाब लूंगा, लेकिन पहले ये जो उस समय हुआ, क्योंकि उसमें 37 साल के हिसाब में सिर्फ जगमोहन नहीं थे, 37 साल के हिसाब में सिर्फ वीपी सिंह नहीं, वीपी सिंह कुछ महीने एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो बहुत छोटा हिसाब था, 37 साल का लंबा चौड़ा हिसाब है। हाँ, लेकिन 90 में आप, हाँ अब जवाब दीजिए आप। फारूक भाग गए थे यहाँ से, फारूक छोड़कर भाग गए थे लंदन सारी परिस्थितियों के अंदर, और उसके बाद लगातार ये वहां रुका नहीं ना जी।
उसके बाद लगातार 90 से पूरे 90 के दशक में, मैं तो चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुक्र है कि अब ये सुनवाई होनी शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट को सारे जितने मामले हैं खोलने चाहिए। ये एक्ट ऑफ जेनोसाइड था और इस एक्ट ऑफ जेनोसाइड के सारे मामले खुलने चाहिए। जैसे 1984 के मामले खुले, उसमें तो कुछ लोगों को सजा हुई, कांग्रेस के नेताओं को सजा हुई, और अभी बाकी है उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से ये सारे मामले भी खुलने चाहिए। इसके ऊपर एक बकायदा एजेंसी बैठकर उस पर तहकीकात करे सारी की सारी, बैठना चाहिए इसके ऊपर। ओके, सैयद जवाद रिस्पॉन्ड करें। मैं बीच में इसीलिए नहीं बोला ताकि पूरा वक्त बाजे। मैंने कहा था इसका राजनीतिकरण ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जो राजनीतिकरण है उन मुद्दों से बात नहीं आती। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमें तकलीफ होती है जब हमारे देश की महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, रेप होते हैं, उनको मार दिया जाता है, और उसके बावजूद भी कि जो भी सरकार रही हो, इस बार राजनीति, आज मौजूदा सरकार है, आपकी जवाबदेही ज्यादा बनेगी। हमारी जवाबदेही कब बनती? जब हमारी सरकार चली गई थी साहब दिल्ली के अंदर। जब दिल्ली के अंदर यहाँ रेप हुआ था उस बच्ची के साथ, हमारी सरकार गई और हम लोग ने माना कि चूक हुई थी उस वक्त। आज आप मान सकते हैं, एक सेकंड, आप रुक जाए। अरे आरपी सिंह, अरे सैयद जवाद एक मिनट, सैयद जवाद एक मिनट, सैयद जवाद, आरपी सिंह जी एक मिनट, आरपी सिंह जी एक मिनट, ये तहजीब है आपकी। नहीं एक मिनट रुकिए सैयद जवाद, हमारे जेल भरे हुए हैं, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपके साथ नहीं हुआ इस देश के अंदर जो मेरे परिवार के साथ हुआ। सैयद जवाद सुनिए, मुझे जवाब दे दीजिए, इनको आप मौका देते हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए मैं इस विषय पे घटिया राजनीति करने के लिए नहीं बैठा, ये विषय राजनीति के लिए नहीं होते। अरे लेकिन तो फिर 2002 के लिए बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आप ही लोगों ने छोड़ा था बेल पे, और अभी भी राम रहीम को, आसाराम को कौन बेल पे लगातार छोड़ रहा है? सैयद जवाद एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, दोनों की आवाज बंद, दोनों की आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए। देखिए क्या है ना, दोनों की आवाज बंद है। आप लोग तू मैं कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम विषय से मत भागिए। सैयद जवाद रुकिए, विषय से मत भागिए। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करने की हिम्मत रखिए। यह नहीं कि दिल्ली में रेप हुआ था, इधर रेप हुआ था, क्या रेप बंद हो गए? यह सिर्फ एक रेप का मामला नहीं था, यह सिर्फ एक बलात्कार का मामला नहीं था। गिरजा टिक्कू के साथ जो हुआ वो सिर्फ बलात्कार का मामला नहीं था। मुझे दिखाइए ना कौन सा बलात्कार में आरी से चीर देते हैं। अरे जिस चीज पर, हमास पर, जिस गाजा के ऊपर सोनिया गांधी लिख रही है, उस गाजा तक में ऐसा नहीं होता कि महिला को बलात्कार करके जो आरे से चीर दिया जाता हो। आप उसका सामान्यीकरण कर रहे हैं और यही होता रहा है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। आप सैयद जवाद, आपकी उम्र मुझसे कम होगी, ठीक है, लेकिन मैंने उस दौर की रिपोर्टिंग देखी है। 90s की रिपोर्टिंग तो मैंने नहीं देखी, लेकिन उसके बाद की रिपोर्टिंग देखी है मैंने। कैसे जम्मू कश्मीर की घटनाओं को राष्ट्रीय फलक पर जो है उसको हेडलाइन तक नहीं मिलती थी, उसकी चर्चा तक नहीं होती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? गुजरात को लेकर आप गुजरात से मिलाएंगे? गुजरात को लेकर देश भर नहीं, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटा गया। गुजरात में जो हुआ था गलत हुआ, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर दुनिया भर में ढिंडोरा पीटा गया। कितने फर्जी केस निकले, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कश्मीर के बारे में एक लाइन नहीं छपती थी। दुनिया के क्या, भारत के अखबारों में भी, कश्मीर के अखबारों में भी हिंदू नरसंहार के ऊपर एक लाइन नहीं छपती थी। कौन सी बात कर रहे हैं आप? अभी बच्चे हैं आप, आपने देखा नहीं है कश्मीर, समझे? अभी आप दूध के दांत आपके निकले होंगे। अभी मैं कश्मीर की रिपोर्टिंग तब से कर रहा हूं जब हजरतबल में आतंकवादी घुसे थे। एसपी वैद जी, आपको यह पूरी घटना जो है, आपको लगता है कि ये 37 साल, क्या जम्मू कश्मीर की प्रशासन, वहां की पुलिस की बड़ी नाकामी नहीं है? 37 साल तक जो है एक महिला को इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। नमस्कार अशोक जी, आपको और मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए, नाकामी तो है, सभी जो भी जिनका ये काम था इंसाफ दिलाना, उन सब की नाकामी है, नालायकी है। और लेकिन मैं
आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, 1990 में डाउनटाउन श्रीनगर में पुलिस का एक या दो सिपाही तफ्तीश जा नहीं सकता था। वहां हालत इतने गंभीर थे कि सीआरपी का, बीएसएफ का या आर्मी की एक एक प्लाटून अगर अंदर जाती थी तो उसको 10 जगह पर फायरिंग करना पड़ता था। तो हालात इतने खराब थे। मैं 90 में तो वहीं था, श्रीनगर और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में मैं था, तो मुझे मालूम है हालात कितने खराब थे। लेकिन 90 में हालात बहुत खराब थे, लेकिन बाद में सिचुएशन इम्प्रूव हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो केसेस थे इनको उस वक्त परस्यू किया जा सकता था। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ये लेकिन ये बस्ते खामोश में रहे। इनको एटलीस्ट 2004, 2001, 2002 वाज द पीक ऑफ द टेररिज्म, लेकिन 2004 के बाद हालात में जब तब्दीली आई तो उस वक्त इन सारे केसेस को आहिस्ता से, इवन 97 में इलेक्शंस के बाद जब वहां पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई तो इनको परस्यू किया जा सकता था। उसके पहले हालात, जब तक कारगिल वार 99 हुई तो बहुत हालात गंभीर थे। आपको याद होगा किस तरह से मैं उस वक्त भी कश्मीर में था, किस तरह से सुइसाइडल फिलाइंग अटैक जिनको बोला जाता था, आर्मी के कोर हेडक्वार्टर पर, आर्मी के जो डिविजनल हेडक्वार्टर थे उनकी बटालियंस पे, सीआरपी पे, पुलिस के लाइन, और वहां शेयर्स भारत का झंडा लेके रहना भी कितना कठिन था। तो मुझे मालूम है कि मैं वहां रहा हूं। और इनिशियली 90s में मुझे मालूम है कि कितना पैरालिसिस था पुलिस सिस्टम का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिकल सिस्टम का। लेकिन इसको 2004 के बाद ये केसेस परस्यू किए जा सकते थे जो नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए सर, मैं वही समझना चाहता हूं। दिलाया जा सकता 2004 के बाद क्यों नहीं परस्यू किए गए? क्या इसमें पुलिस की चूक थी, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी चूक थी, जांच एजेंसी कौन जिम्मेदार है 2004 के बाद भी ऐसे मामलों में ढिलाई करते रहने में? मैं समझता हूं इसमें सभी जिम्मेदार हैं। देखिए, ये अगर आपको याद होगा 1990 में एक बड़ा फेमस इंटरव्यू लिया था एक वरिष्ठ पत्रकार है दिल्ली के, उन्होंने बिट्टा कराटे जो अनंतनाग का रहने वाला रघुवंशी ने इंटरव्यू लिया था बिट्टा कराटे का। यस, और वो उससे हर एक आदमी मतलब उसको सांप सूंघ गया था। जिसने वो इंटरव्यू सुना वो कहता था कि मैं अपनी मां को भी मार दूंगा और मैंने 25 कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया। तो दैट स्पीक्स ऑफ द पैरालिसिस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आई होप आपकी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट जज साहबान, आपकी पार्लियामेंटेरियन, आपकी गवर्नमेंट ये सुन रही हो कि कितना पैरालिसिस था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि आज 36 साल बाद भी वो घूमता है। जिस आदमी ने 90 में पूरी दुनिया ने देखा, वो हिंदुस्तान ने तो देखा, दुनिया ने देखा, बिट्टा कराटे ने कहा और नाम लिए कि मैंने किन किन कश्मीरी पंडितों 25 लोगों का कत्ल किया, आज तक वो ओपनली घूमता है। दिस स्पीक्स ऑफ द क्रिमिनल पैरालिसिस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बिट्टा कराटे नहीं, और यासीन मलिक जैसे लोग जो हैं उनको कश्मीर का महात्मा गांधी बना दिया गया, उनको कश्मीर का महात्मा गांधी बना दिया गया। यासीन मलिक जैसे लोगों को, जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने JKLF की स्थापना की, जिन्होंने भारतीय एयरफोर्स के जवानों को मारा, जिन्होंने इस केस में भी जिनका जो मुख्य आरोपी हैं, और उसके बावजूद ये लोग जो है शान से घूमते थे। और सिर्फ शान से घूमते नहीं थे, VIP बनकर घूमते थे। मैं सर आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ PDP के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सैयद तजामुल जी, आपको लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है? कम से कम इंसाफ मिलने की शुरुआत तो हुई, इतने सालों से, 3.5 दशक के बाद सही, 36 साल बाद सही, लेकिन इंसाफ मिलने की शुरुआत हुई। और इस तरह से तमाम जो और पेंडिंग केसेस हैं उनको भी सुलझाया जाना चाहिए, उनमें भी उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तजामुल जी। अशोक जी धन्यवाद आपका, RP जी, वैद साहब और जवाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमें जम्मू कश्मीर के चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। वी शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन्स।
आप पास्ट सरकारों की जब आप बात करते हैं तो आप केंद्रीय सरकार को ही दोषी ठहराते हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, जेडीयू की हो या किसी की भी सरकार रही हो। जम्मू कश्मीर में अशोक जी आप रिपोर्टिंग के लिए आए हैं, मैं तो 15-20 साल का तजुर्बा रिपोर्टिंग में रखता हूं। मैंने इन इनकाउंटर्स को डॉक्टर एसपी वैद के सामने कवर किया हुआ है। मैं इन चीजों का आई विटनेस हूं, कहां पे कब क्या हुआ, और जब पंडित लोग चले गए उसके बाद की सिचुएशन क्या होगा। लिहाजा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ टेररिज्म कहें, मिलिटेंसी कहें, या जम्मू कश्मीर में आप नरसिंहार कहें, आप छठी सिंह पोरा करें, आप दर्दपोरा कहें, आप आसिया नीलोफर को कहें, आप कुटवा की इस छोटी बच्ची का बात जिक्र करें, जम्मू कश्मीर में किसी एक कम्युनिटी को ही अगर टारगेट किया होता तो हम कह देते कि ये एक सोची समझी साजिश थी। यहाँ पर एक तरफ जहां सिविलियन बंदूक लेके थे, दूसरी तरफ वो लोग भी थे जिनको अनआइडेंटिफाइड गनमैन कहते थे। रिपोर्टिंग के लिए सुबह निकलते थे, शाम को पता नहीं था कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, चाहे वो JKLF हो या कोई और तंजीम हो। लेकिन आपने सही बात की कि 2002 के बाद क्या बदला। चलो ठीक है, तब तक मिलिटेंसी बहुत ज्यादा पीक पे था, लेकिन उसके बाद जब 2002 बने तो वर्किंग ग्रुप्स बने, तो उसके बाद ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटियां बनी, उनकी रिपोर्ट कहां चली गई। और उसके बाद जब आप सेंटर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को यासीन मलिक के साथ बिरयानी के साथ जोड़ते या मीटिंग के जोड़ते थे, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे। हम पार्टी को फिलहाल निकालते हैं बाहर, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जब डिबेट का कंक्लूजन ही हो कि एक पार्टी ने अच्छा किया, दूसरी पार्टी ने अच्छा नहीं किया, फिर हम डिबेट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिस्टम में हमें देखना पड़ेगा कि इस मिलिटेंसी को डील करने के लिए जो पहली सरकारें यहां थी उन्होंने क्या कुर्बानियां नहीं दी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के कार्यकर्ता नहीं मारे गए? क्या शुजात बुखारी नहीं मारा गया? क्या परवाज मोहम्मद सुल्तान वरिष्ठ पत्रकार नहीं मारा गया? क्या सररा बर्ची जो कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में नर्स थी उनको नहीं मारा गया? क्या गंजू जी को नहीं मारा गया? कितने नाम मैं आपको गिनाऊं जम्मू कश्मीर में जिनको कोई भी गुनाह नहीं था हमारी नजरों के सामने से। तजामुल जी 1 मिनट आपको रोक कर एक इंटरव्यू कर रहा हूं, फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। पहली बात आपने कहा कि जब हम इसको करेंगे तो क्या NDA की सरकार नहीं आए ना, मैंने कोई ठेका ले रखा है NDA सरकार का। अगर NDA सरकार पिछली सरकार थी, NDA सरकार अगर उसने कोई गलती की है या VP सिंह के समय में कोई गलती हुई है, उस समय बीजेपी ने गलती करी है, या महबूबा मुफ्ती को अगर बीजेपी ने सहयोग करके गलती की है तो उसके ठेकेदार हम सवाल उस पर उठाएंगे। हम VP सिंह पे भी उठाएंगे, हम बीजेपी पे उठाएंगे, NDA पे भी उठाएंगे, मनमोहन सिंह की बिरयानी खाने पे भी उठाएंगे। हमको सबके सवाल अगर पीड़ित। और दूसरी बात आपने जो कहा मैं सहमत हूं। 1 मिनट सर, RP सिंह जी 1 मिनट रुकिएगा। RP सिंह जी प्लीज रुकिएगा, मैं आऊंगा, प्लीज रुकिएगा। एक बात समझिए सर, मैंने कहीं नहीं कहा कि इसमें कोई कम्युनिटी दोषी है, और मैंने कहीं नहीं कहा कि इसमें जो है PDP NC के कार्यकर्ता नहीं मारे गए। बिल्कुल मारे गए, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ, उनको निशाना बनाया गया, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वहां मुसलमानों, जो भी हिंदुस्तान के साथ रहने की बात करता था, जो भी हिंदुस्तान की बात करता था, उसको गोली मारी जाती थी। तो सवाल मेरा सिर्फ यह है कि आप जो सरकारें थी, सरकारों ने क्या किया 37 साल। अगर 2004 के बाद SP वैद जी कह रहे हैं कि माहौल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, वहां पर कोई जा नहीं सकता था, भारत का झंडा नहीं फहराया जा सकता था। लेकिन अगर वहां स्थिति नॉर्मलाइज हुई तो जो गलतियां हुई उन गलतियों के ऊपर अगर पश्चाताप नहीं होगा, उन गलतियों को सुधार करने के लिए जिन लोगों ने गलतियां की उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो उन सरकारों से पूछा जाना चाहिए, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। बोलिए अब आप अपनी बात। देखिए अशोक जी, जिसके बाद आप पहुंच गए इसके दूसरे इंपॉर्टेंट फेज पे कि आज जो डेवलपमेंट हुई उसमें जो भी लोग इसमें मुलविस है उनके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई चलेगी। एक बंदा ऑलरेडी जेल में है, एक बंदा ऑलरेडी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट चल रहा है, एक बंदे को ऑलरेडी एयरफोर्स के केसेस चल रहे हैं, उसके बाद आप केस लाते हैं। यानी जो भी चार्जशीट है, जो भी जांच एजेंसीज हैं, वो उस वक्त इस केस को लाती हैं जैसे कि हमसाये देश में एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके बंदे को बंद रखा है, उस पर दूसरा आरोप लगाए, फिर दूसरे आरोप में तीसरा आरोप खड़ा कर दिया। आपने जम्मू कश्मीर में मीरवाइज के बाप को भी मरते हुए देखा, सजादोन के बाप को भी मरते हुए देखा। हम चाहते हैं कि तमाम केसों का जो है वो खुलासा खुले, चाहे वो जांच एजेंसी 40-35 साल के बाद आज इस नतीजे पहुंची है कि हमारी सर्रा बर्जी जो है उसका जो है
जो जिसको गोली चलाई है वो JKLF के वो कारतूस मिले थे, जिसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं कि इसका मुखिया जो था वो यासिन मलिक था, इसलिए यासिन मलिक को फर्द जुर्म आयद कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक कम्युनिटी के बाद आपको सीधा छठी सिंह पोरा उन सिखों को भी सुनना होगा। जब प्रेसिडेंट अमेरिका जम्मू कश्मीर इंडिया आने लगे थे तो उसी दिन ये क्यों हुआ? उसके बाद जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी जम्मू कश्मीर आए थे तो उसी दिन ये क्यों हुआ? और उसके बाद आते आते आपको इंसिडेंट सीरीज के हिसाब से आपको चलना होगा। यकीनन हमारा जो माइनॉरिटी हमारे पास था, हम माइनॉरिटी से दूर हो गए, हम चाहते हैं। लेकिन अशोक जी, मैं आपको इस चीज में ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट आपके पास हैं। हम आज गर्मजोशी के साथ पंडित बरादरी का घर में इस्तकबाल करते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स को डिबेट करके आप उनको रोक रहे हैं, आप उनको परिवर्तन के तौर पर कहते हैं बदला लीजिए। जो बंदे हैं वो आ जाएं, जो बंदे नहीं हैं उनको ऊपर वाला शांति दे दे। मतलब हम इनको डिस्कस ना करें। हम अगर इनको डिस्कस नहीं करेंगे तो कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है, कश्मीरी हिंदुओं की वापसी सुनिश्चित होगी। आप ये कह रहे हैं, यह आपका मत हो सकता है, आपका विचार हो सकता है, लेकिन इससे मैं सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक महिला को, एक पूरी की पूरी कौम को, एक पूरी पीढ़ी को अगर 37 साल तक इंसाफ नहीं मिला तो इस देश में उन सब पर सवाल उठना चाहिए जो इस इंसाफ के रास्ते में रोड़ा बने। देश को मालूम होना चाहिए। आज तो एक छोटी सी घटना होती है, उसके ऊपर 10 तरह की डिबेट होती है, 10 तरह की चर्चाएं होती हैं। तो क्या हम डेमोक्रेसी में रहते हैं? हमको इन सब, और यही वो सोच है। मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, मैं आपसे सहमत नहीं इस मामले में, मुझे लगता है यही सोच जो है खतरनाक है कि उस चीज को दबा दो। मैं कहता हूं सारे केसेस सबको इंसाफ मिले ना। मैं नहीं कहता छत्तीस सिंह पुरा वालों को इंसाफ नहीं मिले, वो भी सिख जो मारे गए, वो भी, मैं नहीं कहता कि बाकी जो घटनाएं उनको इंसाफ नहीं मिले। लेकिन सवाल यह कि इंसाफ को डिनाई क्यों करो और उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? आरपी सिंह जवाब दीजिए आप, फिर मैं आऊंगा आगे। देखिए, इनसे अपेक्षा भी क्या करेंगे? मुबा मुफ्ती ने पिछले साल एक चिट्ठी लिखी अमित शाह जी को, अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा, वन कैन नॉट इग्नोर द करेज इट टुक हिम टू रिनाउंस वायलेंस एंड चूज द पाथ ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट, नॉन वायलेंट डिसेंट। आई लाइक यू टू merely एज ए विटनेस। मतलब वो ये कह रही है कि बेचारा यासीन मलिक, वो तो अब नॉन वायलेंट हो गया, वो महात्मा गांधी हो गया, आप उसको खिलाफ मुकदमे क्यों चला रहे? ये अभी पिछले साल, मैं अगर महीने आपको बता दूं तो ये एक सेकंड, ये तारीख है, हाँ, 19 सितंबर 2025 को चिट्ठी लिखी। अब जो बुरहान वानी के साथ खड़े, बेचारा बुरहान वानी था इनके लिए, जो ओपनली कहता था कि मुझे कश्मीर को अलग करना है, यहाँ पर मुझे गजवा हिंद करना है, वो जो ओपनली इस प्रकार के बयान देते थे वो बेचारे थे इनके लिए। हालांकि अब वो उस चीज में थोड़ा बदल ये देखने मिलता है कि अब कभी कभी वो शिवलिंग पर जाकर पूजन भी करती दिखती हैं। पता नहीं कैसे क्या बदल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समय के अनुसार या परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदल रही हैं। परंतु ये चिट्ठी भी उनकी है, किसी चिट्ठी और किसी की नहीं है। और मैंने तो आतंकवाद का वो दौर देखा जब 1992 में वहां था श्रीनगर के अंदर, जिस प्रकार से सारी रात वहां पर गोलियां चलती थी, बम चलते थे, ऐसा लगता था जैसे दिवाली हो रही है कहीं पर। मैं 21 दिन वहां पर हिजबुल वालों का कैप्टन बनकर रहा वहां पर, और मुझे पता है किस प्रकार की परिस्थितियां थी वहां पर, किस प्रकार से मस्जिद से अनाउंसमेंट्स होती थी वहां पर। वहां पे हमारे कॉरेस्पोंडेंट, में अखबार में काम करता था, हमारे कॉरेस्पोंडेंट थे जॉर्ज जोसेफ, उनको वहां से निकालने का हुक्म दे दिया गया था। आशा को उनकी पत्नी थी, उनको दोनों को निकलने का हुक्म दे दिया था। मैं इसलिए वहां पर अड़ा रहा कि नहीं, इनको यहीं पर रुकना चाहिए। परंतु इन लोगों ने तो देखा नहीं वो काल, 92 का काल जिसने देख लिया था। आप पुराने काल में जा रहे हैं। मैं आपको एक घटना, अपना निजी अनुभव बता दूं और इस देश में क्या हो रहा था, उसके बाद मैं ब्रेक लेकर बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। यही यासिन मलिक जो है ना, मैंने एयरपोर्ट पर अपनी आंखों से देखा। मैं यासिन मलिक के पीछे 2012 या 13 की बात है, दिल्ली एयरपोर्ट पर जिस जगह पर, जहां पर चेकिंग होती है, जहां पर अपना लगेज दिया जाता है, मेरे से 4 या 5 मीटर की दूरी पर यासिन मलिक साहब खड़े थे। साहब बोल रहा हूं, लोगों को खराब लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि उस समय वो साहब ही थे। वो लाइन में खड़े थे और मैं पीछे लाइन में खड़ा था। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वो लाइन में जब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो उसके थोड़ी देर, 5 या 7 मिनट में एक वर्दीधारी जवान उनके पास आता है, कहता, साहब आप लाइन में क्यों खड़े, आइए। और उसके बाद वीआईपी दरवाजे से, वीआईपी एंट्री से
उस यासीन मलिक को एयरपोर्ट से लेकर के उसको विमान तक ले जाया गया। सोचिए, वर्दीधारी एक ऐसे आतंकी जो भारत की वायुसेना के 4 जवानों की और ना जाने कितनी लोगों की हत्याओं का जिसका जिम्मेदार है, उसको बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ विमान में ले जाएगा मेरी आंखों के सामने। क्या यह चीज पीड़ा नहीं देगी? क्या हम लोगों को पीड़ा नहीं देगी? क्या वो लोग जो भारत के झंडे जला देते थे, वो लोग जो किसी की हत्या करते थे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट, उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है बुला बुला के उनको ये कहना कि ये तो कश्मीर के गांधी है। उन सरकारों से क्यों नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। आपने इनको गांधी बनाया, बनाइए, पर सवाल यह है, मनमोहन सिंह और सरकार से सवाल होना चाहिए। 2004 के बाद जब वहां हालात थोड़े से नॉर्मल हुए थे, तो आप अगर यासीन मलिक को बुला रहे थे, तो आप उन गिरजा जो थी, गिरजा टिक्कू थी, या बाकी लोग थे, उनके परिवारों को भी बुला के उनका दर्द पूछते और कहते कि आपको इंसाफ दिलाने के लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन वो नहीं किया, सिर्फ एक तरफा प्यार चलता था। तो इस पे सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा जो कर रहे हैं आज कश्मीर में, जिस तरह से सरला भट्ट की जो हत्या हुई थी 1990 में, और जिस बेदर्दी से हत्या हुई थी, 36 साल बाद उनके परिवार को अब लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इतने साल बाद इस मामले में चार्जशीट जो है वो अदालत में दाखिल की गई है। 750 पन्नों की चार्जशीट है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में सरला भट्ट हो, गिरजा टिक्कू हो, या बाकी तमाम लोग जिसमें राष्ट्रवादी मुसलमान भी हैं, सिर्फ हिंदू नहीं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, सिख हैं, उन सबको इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिनकी हत्याएं हुई, जिनको बेदर्दी से मार दिया गया, जिनको अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, आखिर उनको इंसाफ के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? और सवाल यह है कि कौन लोग हैं जो इनको इंसाफ मिलने से अब तक रोकते रहे? इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, सैयद जवाद, सैयद तजामुल जी हैं, और मेरे साथ SP वैद्य जी हैं। तजामुल जी शायद अभी नहीं है मेरे साथ, जुड़ेंगे तो मैं बात करूंगा। सैयद जवाद, जो SP वैद्य जी ने कहा कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, बहुत सारी सरकारों पर सब पे सवाल उठाने में क्या हर्ज है, उठाने चाहिए, पर सवाल यह कि 2003-4 के बाद स्थिति ऐसी थी कि इन लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, जो लोग गाजा की चिंता करते हैं, जो लोग गाजा पे आंसू बहाते हैं रोज, गाजा के लिए जो लेख लिखते हैं, उनसे ये तो पूछा जाएगा ना कि आपने अपने ही देश के, अपने ही मुल्क के जो नागरिक थे, उनकी चिंता क्यों नहीं की? उनके लिए कब लेख लिखा, जरा बताइए। जी अशोक भाई, अभी आपने कहा कि सरकारों से सवाल करना चाहिए 2004 के बाद से लेकर के 2013 तक। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ मैंने ये नहीं कहा, कांग्रेस ही मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, कहने का मतलब आपका मैंने ये नहीं कहा, नहीं, मेरे कहने का मतलब भी आप गलत समझे, मेरे कहने का मतलब भी ये गलत समझे, यही कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब भी आप गलत समझे।
आप जो है मेरे कहने का मतलब भी आप गलत समझे। अरे सुन लीजिए, आपको क्यों मिर्ची लगने लगती है इतनी? पूरी बात तो सुन लीजिए। आप फिर क्यों ये नहीं बताते 1999 से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी और गृह मंत्री उस वक्त मैंने कब मना किया? मैंने तो कहा, मैंने कहा देखिए सुनेंगे नहीं, सैयद तजामुल जी ने कहा एनडीए की सरकार थी, मैंने कहा एनडीए सरकार से भी सवाल पूछूंगा मैं, उसमें क्या एतराज है? एनडीए आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री जी लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, और आपकी अगर हिम्मत है तो आज की आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी हिम्मत है, मेरी हिम्मत है। मैंने आरपी सिंह से पहला सवाल, सैयद जवाद आरपी सिंह से मैंने पहला सवाल ये पूछा कि आपकी सरकार थी। आरपी सिंह से मैंने पहला सवाल पूछा, लेकिन जब आपसे सवाल पूछा तो आप क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों भाग रहे हैं बताइए ना? गाजा के लिए आंसू बहाने वाला क्यों भाग रहे हैं आज? गाजा के लिए आंसू बहाने वाला क्यों भाग रहे हैं? सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, मैंने आरपी सिंह से सवाल पूछा, आपसे भी सवाल पूछूंगा और आप बच के नहीं जा सकते। जवाब दे रहे हैं तो बताइए। पूछे हम देंगे, डंके की चोट है हिम्मत, डंके की चोट पे अगर सुनना चाहिए है हिम्मत, देंगे जवाब। सैयद जवाद है हिम्मत? बताइए 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 2004 के बाद बिरयानी क्यों खाई जा रही थी? बताइए। अच्छा बताइए 2004 के बाद बिरयानी क्यों खाई जा रही थी? बताइए, जवाब दीजिए। अरे तो आतंकवादियों के साथ प्रधानमंत्री निवास में बिरयानी क्यों खाई जा रही थी? जवाब दीजिए, हिम्मत है तो। अभी जवाब दे रहा हूँ। तो फिर आप पाकिस्तान क्या करने गए बगैर क्लियरेंस? पाकिस्तान भाग गए 2004 में आतंकवादी के साथ बिरयानी पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों खाई जा रही थी? नहीं है इनके पास जवाब। एसपी वैद जी को लाइए, इनके पास जवाब नहीं है। भाग गए, जवाब नहीं है। एसपी वैद जी सवाल यह है कि अभी जो है, जो एलजी हैं, एलजी ने पिछले साल एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने बाकायदा बैठक करके कहा कि जितने ऐसे केसेस हैं सब खुलने चाहिए। अब इसमें जो है, जो मैं अभी देख रहा हूं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जो है गंजू साहब हैं, रिटायर्ड जज, उनका केस भी दोबारा से खुला है और टिक्कू मर्डर केस खुला है, नीलकांत गंजू का जिसका मैंने जिक्र किया। इस तरह के तमाम केसेस जो है दोबारा से खोलने की बात हुई है। लेकिन अभी बहुत सारे केसेस जो हैं वो अभी सैयद तजामुल जी ने भी उठाए कि तमाम केसेस हैं, इन सब पर भी बात होनी चाहिए। एक अलग नज़रिया, और ठीक है, कश्मीर में डेमोक्रेसी है और सबको अपना अपना मत, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर में अभी भी इस तरह से जो है हम लोग क्या अलग अलग देख रहे हैं चीज़ों को, या फिर ये सारे केसेस हैं जिनको हमको एक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है? नहीं, जो एलजी साहब ने बेसिकली कोशिश की है कि जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे, जैसे नीलकंठ गंजू जी हैं, जस्टिस वो हैं, और उनके केसेस की बात कर रहे हैं जो 89, लेट 89 और 90s में या 91 तक हुए। वो जो हाई प्रोफाइल केसेस थे जिनकी जो बेसिकली टारगेटेड किलिंग की गई थी उस वक्त, तो वो उन केसेस की बात कर रहे हैं कि उनको चाहे बहुत अरसा हो गया, बहुत डिफिकल्ट होता है एविडेंस कलेक्ट करना, लेकिन उनको पुलिस की को डायरेक्शन दी है और डीजीपी साहब के साथ मशवरा करके कि वो इन केसेस को भी कोशिश, जिस तरह सरला भट्ट का अलग केस है, इस तरह उनमें भी कोशिश करनी चाहिए। अगर इवन एट दिस लेट स्टेज अगर इन्वेस्टिगेशन होकर एविडेंस मिलती है तो उनको चालान करना चाहिए। तो लेकिन हर केस में कामयाबी मिलना मुझे लगता नहीं मुमकिन होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो विटनेसेस मर गए होंगे, बहुत सारे केसेस में एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गई होगी। तो ये कोशिश करने में लेकिन कोई हर्ज नहीं है और मुझे लगता है कि एफर्ट की जानी चाहिए। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि चाहे वो छठी सिंहपुरा वाला केस हो, चाहे बहुत सारे मैसेकर हुए कश्मीर में भी, या जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, डोडा, उधमपुर और रामबन के और किश्तवाड़ के इलाके में भी बहुत सारे हुए। तो उन सभी केसेस को जहां जहां अभी चलान नहीं हुआ है और पेंडिंग है, उन सब केसेस में एक एसआईटी हर का गठन होना चाहिए हर केस के लिए, ताकि उनमें जो किया जा सकता है इवन एट दिस लेट स्टेज, मेरा ये मानना है उनको। देखिए, आपको याद होगा कश्मीरी पंडितों ने 2-3 बार कोशिशें की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके, इनको हमें खोला जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने
उनको उनसे एग्री नहीं किया ऑन दिस प्ली के बहुत अरसा हो गया। हालांकि उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 1984 के जो दिल्ली राइट के एंटी सिख राइट केसेस थे उनको खोला और उनमें आप जानते हैं कईयों को सजा भी हुई। तो मेरा मानना है कि आज भी इवन एट दिस लेट स्टेज कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी आप हीलिंग जो है कश्मीरी पंडितों को वो यही दे सकते हैं कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। और अगर आप इंसाफ देने में कामयाब होते हैं तो इससे बड़ी कोई भी मैं समझता हूँ हीलिंग वाला काम नहीं हो सकता। तो ये करना चाहिए और सरकार मुझे लगता है उस तरफ कदम उठा रही है। और वो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे सिख भाई हैं, मुस्लिम हैं, जो भी भारत का झंडा उठाता उसको मार दिया जाता था। तो ऐसे सभी केसेस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एसआईटीज बनाकर इनको कंप्लीट करना चाहिए। ओके, एसआईटी बनाकर उनको, हालांकि मुश्किल होता है, टेक्निकल चीजें होती हैं, इसमें मुश्किल होता है। लेकिन तजामुल जी, आपको क्यों लगता है इन सब की बात करना जो है वो जो है कश्मीरी जो हिंदू हैं उनका वापस जाना हैम्पर कर सकता है? क्योंकि कई बार जख्म जो होते हैं जब उनको उन पर कहते हैं कि आदमी जब रो लेता है एक बार और जख्मों को याद करके रो लेता है तो वो ज्यादा सहज हो जाता है। आपको क्यों लगता है कि इनकी चर्चा करने से जो है स्थिति, माहौल और खराब हो सकता है? क्योंकि लंबी है गम की शाम, लंबी ही तो है, खत्म तो हो जाएगी ना एक दिन। आपने कितनी ही कोशिशें की जम्मू कश्मीर में, डॉक्टर एसपी वैद साहब जम्मू कश्मीर के तमाम उतार चढ़ाव देख चुके हैं और बीजेपी पीडीपी कार्यकाल में सीज फायर भी हुआ, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गिलानी साहब के घर तक भी गया, इंटरलोक्यूटर नीतीश्वर कुमार को भी अपॉइंट किया गया जबकि चीफ मिनिस्टर भी था, गृह मंत्री भी था, सब कुछ था। यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो ढांचा है वो रिकंसिलिएशन, ट्रूथ है रिकंसिलिएशन और उसके बाद कंसिडरेशन में ज्यादा यकीन रखते हैं। हमें डायलॉग को पिच करना होगा, जो जांच एजेंसीज है उनका काम अच्छे से चले, उसमें कोई कबाहत नहीं है। जहां आप एक नर्स की बात करते हैं, हमारी एक पंडित सिस्टर की बात करते हैं, कितनी ही लड़कियां हैं जिनके घरों में इंसाफ देने की जरूरत भी है, चाहे वो एलजी प्रशासन हो या केंद्रीय मंत्रालय हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो। और साथ ही साथ जब आप 2002 के बाद की बात करते हैं तो क्या जम्मू कश्मीर से उस वक्त की सरकार ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बैठकर वहां के जर्नलिस्टों को यहाँ और यहाँ के जर्नलिस्टों को वहां नहीं लिया? क्या मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती का जो विजन था वो जम्मू कश्मीर में ये नहीं था कि लोकल मिलिटेंट जो है उसको एंगेज किया जाए डायलॉग के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, नॉन लोकल जो है उसको स्पीयर न किया जाए? क्या ये भी एक ऑपरेशन नहीं चला? जम्मू कश्मीर में पीडीपी का नजरिया जो आइडियोलॉजी है वो ये है, ईरान में कल प्रेसिडेंट मारा गया, दूसरे ही महीने वहां पर डायलॉग और प्रोसेस स्टार्ट हुआ। पीडीपी का पिच ये है कि इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री के साथ जो अपना शेयर चाइना के पास है उसका भी जिक्र किया जाए, जो हिस्सा उनके पास है उनका हिस्सा इनके पास है, उसको डायलॉग के जरिए पिच किया जाए और इसमें ऑपरेशन की जरूरत न पड़े। तजामुल जी एक मिनट, आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है, लेकिन एक बात सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए डायलॉग और बाकी सब सरकारों की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपनी अपनी तरह से पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। डायलॉग तो अभी भी डायलॉग होता है और अब डायलॉग को कोई इनकार नहीं करता। डायलॉग तो अल्टीमेटली आपको युद्ध के बाद भी करना पड़ रहा है, तो डायलॉग तो हो। लेकिन बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी बात कह रहा हूं कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई कम से कम उनको इंसाफ मिलता दिखे। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी का सवाल है, एक पूरी की पूरी जनरेशन का सवाल है। अगर एक जनरेशन के मन में यह भाव बैठा रहा है कि हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, हमारे साथ न्याय ही नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद उस कम्युनिटी को आप कैसे हील करोगे, कैसे उस कम्युनिटी को विश्वास दिला पाओगे? इसलिए मैंने कहा कि ये जो सरला भट्ट जैसे मामले हैं इसमें इंसाफ होते दिखना बहुत अच्छा कदम है। आरपी सिंह जी जल्दी से 30 सेकंड में, 10 सेकंड मुझको भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दूंगा आपको। तो इनको पहले बुलवा लीजिए, इनकी मेरे पास समय बहुत कम है। आप बोलिए, आप क्या तस्वीर दिखाना चाहते हैं? बोलिए सैयद जवाद। ये बताना चाह रहा हूँ, जब आपने इंसाफ की बात करी तो पूरे मुल्क के अंदर लोग निगाहें टिकटिकी बांध करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे थे कि देश में महिला सुरक्षा को लेकर के महिलाओं के साथ इंसाफ होगा, दलितों के साथ इंसाफ होगा, आदिवासियों के साथ इंसाफ होगा, माइनॉरिटी के साथ
इंसाफ होगा, सिख कम्युनिटी के साथ इंसाफ होगा, दलित कम्युनिटी के साथ इंसाफ होगा। इंसाफ की बुनियाद पर ही हम चाह रहे थे कि देश के अंदर, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। इन लोगों ने चंदा चोरी कर ओके, सही जवाब हो गया। 30 सेकंड आरपी सिंह 30 सेकंड आराम से अपनी बात रखिए। 30 सेकंड, 1 मिनट आरपी सिंह, सिर्फ आपको सुन पाएंगे। 30 सेकंड अपनी बात रखिए प्लीज। और आप कश्मीर छोड़कर जाओ, समझ लगती है जिस दिन आपको ये भुगतना पड़ेगा उस दिन समझ लगेगा। सोनिया गांधी को सिर्फ हिंद रिजार्व का मामला आता है, परंतु उसको सरला भट्ट, गिरजा टिक्कू, सतनामी भाई, गुरदीप कौर नहीं दिखती, कभी आंसू जाकर नहीं पहुंचे उससे किसी एक के भी। एक कांग्रेसी ने 27 बार रेप किए, 27 बार रेप करने के बाद आरी के साथ काट दी गई। सर देखिए, बात यही है कि मैं ये चाहता था कि अगर सरला भट्ट के साथ इंसाफ हुआ है, गिरजा टिक्कू के साथ इंसाफ हो, तो इस सब चीज़ों पर एक अच्छी चर्चा हो। लेकिन इसको सीधा सीधा, मतलब मुझे लगता है ये मानसिकता ना कि इसको जो है बाकी रेप केसेस से जोड़ दो। सैयद जवाद, आप आज बहुत छोटे लग रहे हो, आपका कद लंबा है लेकिन आज आप बहुत छोटे लग रहे हो, क्योंकि आप जिस तरह से इस पूरे मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हो ना कि ये बलात्कार, तो क्या बलात्कार रुक गए, क्या महिला सुरक्षा होगी, बहुत छोटे लग रहे हो। आईने में अपनी शक्ल देखिएगा, आपको शर्मिंदगी होगी कम से कम। अगर किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हुई है, उसको इंसाफ मिलता है, तो ये मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। सैयद तजामुल स्वागत कर सकते हैं कश्मीर में बैठकर, तो आप दिल्ली में बैठकर स्वागत नहीं कर सकते? आपको इस तरह की बातें करनी पड़ती है कि आप इसका जनरलाइज करें, यह बड़े शर्मिंदगी वाली बात है। बहरहाल आज वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि इस तरह से और केसेस में लोगों के साथ इंसाफ हो, और इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि इंसाफ होते दिखे भी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अब इंतजार बस कुछ दिनों का।